वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज तानियाज लर्निंग लेजर। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था चैप्टर 1 इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का। आज हम अपनी उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। आज हमने लास्ट में किया था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने वहाँ पे तो थोड़ा छोटा सा लास्ट में पढ़ा था, लेकिन आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो जो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दिस स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे मतलब फर्म होगी, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी कंपनी होगी, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम एग्रीगेट लेवल पे करते हैं, मतलब नेशन वाइड करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऐसा। ओके, तो और जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये थ्योरी ऑफ प्राइस पे बेस्ड है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक है ये सिंगल पर्सन से रिलेटेड है, और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक है ये एक नैरो कंसेप्ट है, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक वाइडर कंसेप्ट है, बहुत डीप में बड़ा कंसेप्ट है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो एक एजम्पशन लेके चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक के जितने भी वेरिएबल है वो सारे कांस्टेंट हैं, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है वो लेके चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जो कंपोनेंट हैं वो कांस्टेंट है। तो ये है हमारा उसका डिफरेंस। तो हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि उसकी स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है। उसमें हम 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और हमारा थर्ड वाला क्या हो सकता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और हमारा फोर्थ वन क्या है, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, हम थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं, सब कुछ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर से कितनी सेटिस्फेक्शन होती है कंज्यूमर्स को, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम सिर्फ पढ़ते हैं ऑल अबाउट डिमांड, सब कुछ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिमांड में लेते हैं, जैसे कि बहुत कुछ आता है लॉ ऑफ डिमांड, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड, ये चारों टॉपिक्स पे हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे इन डिटेल, जिसमें आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। और हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में। जैसे आपको भी पता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको ना सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे करने पड़ते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसे भी आपको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हम इस थ्योरी में लॉ ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे कि हमने चीज़ें बना ली, प्रोडक्शन के अंडर प्रोड्यूस कर ली, वो चीज़ें आती हैं और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंडर वो सेल होती हैं, तो हम उस चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर। फैक्टर प्राइसिंग, जैसे हमने यहाँ पे अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इट्स अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब हमने अपनी प्रोडक्शन कर ली, लैंड वालों को, जिनसे जब मान लो आपने लैंड रेंट पे लैंड लिया, ठीक है, उनको आप क्या रेंट पे करोगे, लेबर को आप वेजेस पे करोगे, और जिसने पैसा लगाया उनको प्रॉफिट दोगे। ठीक है, तो इसमें हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये है हमारा ऑल अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, क्यों जरूरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैं, फर्म्स हैं, ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं सारे,
ठीक है, हमें ये चीज़ भी तो देखनी है ना कि वो इफेक्टिवली हमें एफिशिएंटली काम करके दे रहे हैं, उनके काम करने से हमारी नेशन इकोनॉमी में कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, वो सब हम कैसे जान सकते हैं, वो चीज़ कैसे नॉलेज में ला सकते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट है प्रिडिक्शन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो प्रिडिक्शन पे बेस्ड है कि हम पहले ही फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गए, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम हो गए। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन में आता है। और हमारा थर्ड वन है इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से बनाती है, ये उसमें भी हेल्पफुल है। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, और मैनेजरियल डिसीजन, अगर मैनेजमेंट को अपनी फॉर्म में कोई भी डिसीजन लेना है तो भी माइक्रो में इकोनॉमिक्स उनकी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में भी ये वो मतलब ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये ना पूरी होल इकोनॉमी को इग्नोर कर देता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल लेवल पे जब हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो उसको एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो होल इकोनॉमी को तो स्टडी नहीं कर रहा, तो उसके बारे में कैसे बताएगा, तो इसको इग्नोर कर देता है। ये उसका पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन कि इजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये लेके चलता है कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास पैसा कमाने का साधन है। ठीक है, सबके पास नौकरियां हैं, बट आपको भी पता है इन रियलिटी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है बिल्कुल भी, इतनी इतनी डिग्रियां हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार है। ठीक है, और अनरियलिस्टिक एजम्पशन, इसमें क्या है, वही फुल एम्प्लॉयमेंट के एजम्पशन लेके चलते हैं, पर जो चीज़ें नहीं होती ना उसको मान के चलते हैं कि ऐसा है, परफेक्ट कंपटीशन है, ये सब कुछ लेके चलते हैं, ये भी उसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता और इसकी स्कोप जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये है हमारा लिमिटेशन ऑफ माइक्रो। सो स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये आप 1 और 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये बड़े में नहीं आता, क्योंकि बनता ही नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम रियल फैक्ट और एक्चुअल सिचुएशंस के बारे में डील करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बताता व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, ये वो वाली स्टेटमेंट्स बताता है जो टेस्टेड है और वेरीफाइड है। जैसे हमारे पास डाटा आता है, ठीक है, सेंसेक्स होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में डाटा है, जो रियलिटी में चीज़ है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, जीएसटी रेट 18% है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। और नॉर्मेटिव, ये हमारे ओपिनियन, सजेशन और वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब होनी, व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी, कि क्या होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए, इन्फ्लेशन रेट कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा छोटा सा क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसके बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।